नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बहस। आपके साथ मैं हूं जीनत सिंह। देश की सबसे बड़ी जेल, साउथ एशिया की, जी हां, साउथ एशिया की सबसे बड़ी जेल, जो पूरी तरह से 400 एकड़ में फैली हुई है। देश की हाई सिक्योरिटी जेल तिहाड़ जेल की साख पर एक बार फिर से सवाल उठे। तिहाड़ जेल में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल लगातार उठते रहे। तिहाड़ जेल के अंदर की जिस तरह से गैंगवार की तस्वीरें आती हैं वो विचलित करती हैं। तिहाड़ जेल में जिस तरह से पुलिसकर्मियों के सामने ही हत्या हो रही है, उसने तिहाड़ जेल के सिस्टम पर, तिहाड़ जेल की सुरक्षा पर, हाई सिक्योरिटी सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। जी हां, टिल्लू ताजपुरिया की हत्या मामले में एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें जेल में पुलिसकर्मियों के सामने ही कैदी टिल्लू ताजपुरिया को मारा जा रहा है। सिर्फ पुलिस खड़ी होकर तमाशा देखती है। 20 दिन के अंदर तिहाड़ में ये दूसरी गैंगवार, 2 कैदियों की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। सवाल तिहाड़ जेल के सिस्टम पर उठ रहे हैं, सवाल तिहाड़ जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे हैं। तिहाड़ जेल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अब राजनीति हो रही है। तिहाड़ जेल और दिल्ली की कानून व्यवस्था के नाम पर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को अब घेर रही हैं। देखिए, ये लगातार घटनाएं हो रही हैं और दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था का आज कोई मालिक नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। दिल्ली में कानूनी तौर पर हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, एलजी साहब की जिम्मेदारी है, कानून व्यवस्था की गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। एलजी साहब को दिल्ली सरकार जो जो काम करती है उन सब के लिए फोटो खिंचवाने की फुर्सत है, लेकिन कानून व्यवस्था के लिए उनके पास समय नहीं है। एक जिम्मेदारी उनके ऊपर है कानून व्यवस्था की, जिसको छोड़ करके वो सब जगह फोटो खिंचवाते हैं, क्योंकि अब कानून व्यवस्था तो अरविंद केजरीवाल के पास है नहीं कि वो काम करे और वहां जाके फोटो खिंचवाए। जल बोर्ड काम करता है, वहां फोटो खिंचवा देते हैं। इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट काम करता है, वहां फोटो खिंचवाना है। वन विभाग काम करता है, वहां फोटो खिंचवाना है। जो भी डिपार्टमेंट काम करते हैं वहां जाके फोटो खिंचवाना है। लेकिन अब दुर्भाग्य यह है कि कानून व्यवस्था तो अरविंद केजरीवाल के हाथ में है नहीं। वहां भी हम काम करते, शायद वहां भी फोटो खिंचवाने जाते। नहीं, जेल हमारी है, लेकिन सारा सिस्टम तो उन्हीं का चल रहा है। मामला केवल जेल के अंदर और आम आदमी पार्टी के नेताओं का नहीं है। पूरे दिल्ली के अंदर तांडव मचा हुआ है। पूरे दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त पड़ी है और कोई उसको जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कोई उसका माई बाप नहीं है, न गृह मंत्रालय और न लेफ्टिनेंट गवर्नर। सभी चुप्पी साधे बैठे हुए। टिल्लू ताजपुरिया का बड़ा ही बेरहमी से तिहाड़ जेल के अंदर कत्ल कर दिया गया। तिहाड़ जेल जो कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के अधिकार क्षेत्र में है, जेल मंत्री आम आदमी पार्टी के हैं, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में पूरे नाकाम हुए हैं। ये वही जेल है जहां पे सतेंद्र जैन को तो वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता था, 5 स्टार होटल की तरह कमरे दिए जाते थे, और साधारण कैदियों का इस तरह से कत्ल हो जाता है। आज आम आदमी पार्टी दिल्ली पुलिस को ब्लेम कर रही है। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में दिन प्रतिदिन कानून व्यवस्था के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। भगवान भरोसे चल रहे हैं। ना लोग अपने आवास में सुरक्षित हैं, ना अपने दुकान पे कारोबार में सुरक्षित हैं, ना सड़कों पर सुरक्षित हैं। और अब बहुत ही चिंता का विषय ये है कि देखिए, हालात देश की सबसे सुरक्षित, सबसे बड़ी जेल, देश की राजधानी तिहाड़ जेल में इस तरह से सरेआम, चाहे वो अपराधी ही था, लेकिन इस तरह से सरेआम वारदातों का इंजाम, जहां पर हजारों कैदी बंदी हैं, सरेआम मार देना। और जिस तरह से वीडियो आई है कि पुलिस के सामने, जो पुलिसकर्मी उनके सामने खड़े होकर के वो ताबड़तोड़ जो है दूसरे गैंग के लोग उस टिल्लू ताजपुरिया का जो मर्डर कर रहे हैं, ये बहुत ही भयावह है। तो प्रतिक्रियाएं आपने सुन ली, लेकिन सवाल तो बरकरार है। भाई, सबसे बड़ी जेल का ये हाल है, हाई सिक्योरिटी बैरक का ये हाल है। तिहाड़ जेल में हथियार से हो रहे मर्डर, आखिर कौन दे रहा है ऑर्डर? 20 दिन में 2 गैंगवार हो गई। सवाल ये, तिहाड़ जेल में 20 दिन में 2 गैंगवार, इसका सूत्रधार कौन है? कौन लगा रहा है तिहाड़ जेल की साख पर पट्टा? और तिहाड़ में तो अलग अलग गैंग्स हैं, गैंग्स ऑपरेट हो रहे हैं। कहां पर कमी रह जा रही है? प्रश्न तो ये भी है ना। लॉरेंस बिश्नोई गैंग, संदीप काला जठेड़ी गैंग, जितेंद्र उर्फ गोगी गैंग, आनंद पाल सिंह गैंग, देविंदर बम्बीहा गैंग, उसके अलावा आप देख लीजिए अलग अलग गैंग्स की हम बात कर रहे हैं। नीरज बवाना गैंग,
टिल्लू ताजपुरिया जिसकी बेरहमी से हत्या होती है और फुटेज सामने आ रहा है। संदीप ढिल्लू गैंग, कौशल जाट गैंग, ये गैंग्स हैं और गैंगवार आराम से इत्मीनान से हो रही है। कैसे वेपन तैयार हो रहे हैं, एक रिपोर्ट बता रही थी। अप्रैल महीने में ही 53 बार चेकिंग अभियान चलाया जाता है जिसमें 22 बार हथियार मिलते हैं और 32 बार नुकीले हथियार मिलते हैं। हाई सिक्योरिटी वार्ड का इतना बुरा, इतना डरावना हाल है। जेल से सुपारी किलिंग हो रही है। सुकेश चंद्रशेखर को कैसे भूल सकते हैं। ब्लैकमेलिंग हो रही है, उगाही हो रही है, उसके बाद भी कुछ नहीं बदला। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सवाल आपके सामने रख रहे हैं और चर्चा यहीं से शुरू करेंगे। खेमचंद शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से हैं, एडवोकेट संजीव जी हमारे साथ, संजीव नासियार हैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से, आदेश भारद्वाज जी हैं नेता कांग्रेस पार्टी की तरफ से, विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए, वेदभूषण जी पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस, सुनील गुप्ता पूर्व प्रोफेसर तिहाड़ जेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीआरओ, माफ कीजिएगा, पूर्व पीआरओ तिहाड़ जेल। आप सभी का बहुत स्वागत है। सुनील गुप्ता जी, आप ही से शुरू करूंगी। ये जो घटना सामने आई सर, जिस ब्रुटैलिटी से ये हम वीडियोस देख रहे हैं, हम स्क्रीन पर वो वीडियोस नहीं दिखाएंगे, वो दिखाए ही नहीं जा सकते। क्या बड़े रीजंस? इतना आसान है क्या गैंग ऑपरेट करना? 20 दिन में 2 गैंगवार के मामले आना, ब्रुटैलिटी से मर्डर होना? नहीं, देखें, जो ये वीडियो सामने आए हैं बड़े चिंताजनक हैं। ये कि पहले तो फर्स्ट फ्लोर से खुद के नीचे उसको मारा और उसके बाद जब उसको ले जा रहे थे फिर दोबारा मारा उसको, तो ये बहुत चिंताजनक है। देखिए, जो हाई सिक्योरिटी वार्ड होते हैं, हाई सिक्योरिटी वार्ड जेल के सबसे सिक्योर वार्ड होते हैं। सबसे सिक्योर वार्ड इनको इसलिए माना जाता है कि इनकी जो इनमें सेल्स होती हैं और सेल्स में सब में सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं और साथ में जैसे ओवर वार्ड होते हैं उसमें अगर एक जेल का वार्डन होता है तो यहाँ पे 3-4 पुलिस वाले होते हैं, क्योंकि जितने हाई सिक्योरिटी वार्ड हैं इनको स्पेशल पुलिस जो है वो मैन करती है। जैसे तमिलनाडु स्पेशल पुलिस है, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ये इसको मैन करती हैं। तो इसमें हाई सिक्योरिटी वार्ड में 3-3, 4-4, 5-5 जैसे जिस तरीके के प्रिजनर होते हैं उतने पुलिस वाले होते हैं वहां पे। तो इसमें चिंताजनक बात यह है कि पहले तो उसने ऊपर से ग्रिल तोड़ी, फर्स्ट फ्लोर पे था ये जितेंद्र गोगी गैंग जो है, ये इन्होंने पहले ग्रिल तोड़ी, ग्रिल तोड़ के फिर ये नीचे कूद के आए और जो टिल्लू जो है वो अपनी सेल से बाहर था उस टाइम पे, तो वो भाग के अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। वो अपनी सेल में जाता है, फिर 5-6 लोग कूद के फिर उसकी सेल को जबरदस्ती खोलते हैं, उसको बाहर खींचते हैं और फिर उसको मारते हैं। तो जो इन्होंने मारा है, अब देखें उसमें कोई भी पुलिस वाला आपको उसमें दिखाई नहीं दे रहा। जितनी देर वो मारते रहे, 3-4 मिनट तक मारते रहे एज पर वीडियो, कोई पुलिस वाला सामने नहीं आता। और उसके बाद जब उसको हॉस्पिटल के लिए बाहर लेके जा रहे हैं तो तब पुलिस वाले खड़े हैं वहां, 5-6 पुलिस वाले नजर आ रहे हैं, पर फिर वो पुलिस वालों के सामने उसको मार रहे हैं, तब कोई उसको बचाता नहीं। तो इससे ये लगता है कि जैसे एक स्टाफ में काफी डीमोटिवेशन सा हो जाता है, क्योंकि पिछले 2 साल में कई सारे इंसिडेंट जेल पे हो गए हैं। जैसे सुकेश चंद्रशेखर का हुआ, उधर से ये यूनिटेक वालों का हुआ, उधर से एक वो प्रिजनर की डेथ होगी तो उसमें हुआ, काफी सारे इंसिडेंट हुआ जिसमें बहुत सारे लोगों के ऊपर जो है डिपार्टमेंटल केस चल रहे हैं या उनके ऊपर ये क्रिमिनल केस जो है उनके ऊपर दर्ज हो गए हैं। मुझे लगता है कि ओवरऑल डीमोटिवेशन है स्टाफ में और अब बहुत जरूरत है कि इस डीमोटिवेशन को किस तरीके से जो जेल प्रशासन है दूर करता है, किस तरीके से, जैसे इन्होंने पहले बहुत अच्छा काम किया है, तिहाड़ जेल जो है अग्रणी जेलों में होती थी, तो अग्रणी जेलों में इन्होंने काम किया, पर आजकल डिमोटिवेशन के कारण जो है ये काम नहीं कर पा रहे। सुनील जी, तो बहुत जरूरी है क्या इसमें, माफी चाहती हूँ आपको बीच में रोक रही हूँ, मैं आपसे एक और सवाल लूंगी। सुनील जी, आप कह रहे हैं कि डिमोटिवेशन, क्या स्टाफ की कमी या स्किल्स की भी कमी, ये भी एक बड़ा रीजन माना जा सकता है? आप देखिए ना कि आप देखिए वहां पर मैं रिसर्च भी देख रही थी, स्पेशली अप्रैल मंथ में सर 53 बार चेकिंग हुई है, 22 बार हथियार मिलते हैं और 32 बार तो नुकीले, और वो इतने साउंड हैं जो गैंगस्टर्स हैं,
ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये तो यहाँ है, गैंगस्टर्स हैं यहाँ पे, आपको तो उनसे डील करना है ना, आपको तो डील करना ही है, एनी हाउ आपको डील करना है। तिहाड़ का तो स्टाफ भी, आपने तमिलनाडु का जिक्र किया, स्पेशली रखा गया था ताकि ये घुल मिल ना जाए, दोस्ती ना हो जाए, फिर ये सहयोग ना करे, आप तो ज्यादा जानते होंगे। बिल्कुल। उसके बाद कम्युनिकेशन गैप की वजह से, हाँ, एक कम्युनिकेशन ना बन पाए, लेकिन उसके बाद भी ये इनके पास वेपन्स हैं, चाहे वो रॉड से हो, चम्मच से हो, प्लेटें तोड़ लेते हैं, एग्जॉस्ट फैन की जो विंग्स हैं अंदर उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। सो ये 4 कदम आगे है, लेकिन हमारी पुलिस पीछे रह जाती है सर। तो कैसे डील करेंगे सर, ये कैसे डील करेंगे? आप शायद म्यूट हो गए हैं सर, आप म्यूट हो गए हैं। हाँ सर, आप म्यूट है, एक बार सर एक बार प्लीज चेक कीजिएगा। मैं इस सवाल पर आपसे जरूर जवाब लूंगी सर, ये बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है। थोड़ा ऑडियो प्रॉब्लम हो रहा है आपका। नहीं सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। नहीं सर, प्लीज एक बार टीम देखिएगा, ऑडियो प्रॉब्लम हो रही है। वेदभूषण जी, वेदभूषण जी, यही महत्वपूर्ण सवाल। अब मैं गैंग्स की बात करती हूं सर, और आपसे सवाल ले रही हूं। पूरा एक सिंडिकेट है, सिंडिकेट 1 की बात करूं मैं, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग आ जाता है, संदीप काला जठेड़ी गैंग, जितेंद्र उर्फ गोगी गैंग, सूबे गुर्जर गैंग, आनंद पाल सिंह गैंग। सिंडिकेट 2 की बात कर लूं सर, देविंदर बंबीहा गैंग, नीरज भवाना गैंग, टिल्लू ताजपुरिया गैंग, संदीप डिल्लू गैंग, कौशल जाट गैंग। सर इन्हीं गैंग के गैंगस्टर से आपको निपटना है। आप हाई सिक्योरिटी जेल है, कैसे हो सकता है सर, ये कैसे डील करेंगे? जी ना, देखिए पहले मैं आपके व्यूअर्स के लिए और आपको भी करेक्ट करता हूं, वहां पर वार्डर बोला जाता है, सिपाही नहीं बोला जाता, ना पुलिसमैन बोला जाता है। वहां पर कुछ डिफरेंट तरह का सिस्टम है जो दूसरे स्टेट में कहीं नहीं, क्योंकि ये एक स्टेट सब्जेक्ट है। इसमें एक वार्डर होता है जिसको आप सिपाही बोल देती है, पुलिस वाला चूंकि वर्दी खाकी पहनता है। दूसरा उसके ऊपर हेड वार्डर है, फिर असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट है, जिनको दिल्ली सरकार दिल्ली सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से भर्ती करती है। 9 महीने की उनको ट्रेनिंग दी जाती है चेन्नई के अंदर। उसके बाद में एक दानिक्स के अफसर हैं जो सुनील गुप्ता जी बैठे हुए थे, दानिक्स के ऑफिसर हैं। उनका रैंक होता है वहां पर डीआईजी और सुपरिंटेंडेंट, परंतु उनके पास ना कोई अनुभव होता, ना कोई इस तरह की पुलिस की ट्रेनिंग होती कि जो इन चीजों को डील कर सके। वो केवल बाबू के तौर पर वहां पोस्ट होते हैं, हालांकि उनका रैंक वहां पर एसपी और डीआईजी होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है जीनत, आपको ताज्जुब होगा, 400 इनमेट्स के ऊपर एक सिपाही, या जिसको आप सिपाही बोल रहे हैं, वार्डर लगाया गया है। 400 इनमेट्स के ऊपर एक वार्डर है, जबकि स्टैंडर्ड यह है कि 6 इनमेट्स के ऊपर एक आप वार्डर को अपॉइंट करेंगे। अब आती है कि वहां पर अभी टीएसपी की बात आ रही, तमिलनाडु स्पेशल पुलिस, उसका यहाँ कई लेयर की कंफ्यूजन है, इसलिए यहाँ पर इस तरह की चीजें आई हैं और आगे भी आती रहेंगी, क्योंकि अब एक सरकारों की टकरार तो है ही है, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है। दूसरा जो आईपीएस है, जो डीजी प्रिजन है, वो आईपीएस ऑफिसर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट है। अब तमिलनाडु स्पेशल पुलिस का काम केवल और केवल जो उसकी बाउंड्री है उसको प्रोटेक्ट करना है, और जो इनमेट जिनको प्रिजनर बोलते हैं उनको अस्पताल भेजना है, उनको दिल्ली की डिफरेंट कोर्ट में पेश करना है। अब दिल्ली पुलिस का रोल शुरू होता है जब वो हैंडओवर हो जाते हैं, या दूसरे स्टेट में लेके जाना है, पंजाब जाना है, यूपी पेश करना है, वो पुलिस का रोल, दिल्ली पुलिस का या स्टेट पुलिस का रोल शुरू होता है। वो हैंडओवर करने के बाद उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, और दिल्ली की जो विभिन्न अदालतें हैं, 30 हजारी, रोहिणी, तमाम जेल। दिल्ली में 3 जेल है, केवल एक तिहाड़ जेल नहीं है, मंडौली जेल, रोहिणी जेल और तिहाड़ जेल। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि तमाम ये चीजें समझी जा रही है केवल एक तिहाड़ जेल है। जैसे इस गैंगवार की बात हो रही है, यदि समय रहते जो वहां पर ऑफिसर तैनात थे, क्योंकि वहां सामंजस्य की कमी है। मैंने जैसे पहले बताया कि वार्डर की भर्ती और तरह से है, दानिक्स के जो ऑफिसर आ रहे हैं उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं। जो गुप्ता जी जिस कैडर से आए थे उनका कोई एक्सपीरियंस इस फील्ड के अंदर नहीं है, ट्रेनिंग भी शायद उसमें नहीं होती। एक आईपीएस ऑफिसर है, वो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। उसके अलावा एक सीसीटीवी फुटेज जहां से आपको मिलती है, सत्येंद्र जैन के केस में लीक हो रही थी, वहां पर प्राइवेट स्टाफ है, वहां पर एजेंसीज को दिया गया है कि आप सीसीटीवी फुटेज और जितने भी वो टेक्निकल सिस्टम है आप उनको मैनेज करेंगे। अब वो मैनेज करते करते वो तमाम चीजें वहां की
बाहर जाने लगती है, क्योंकि प्राइवेट स्टाफ है, उनके ऊपर कंट्रोल नहीं, वो एजेंसीज को दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट पर दिया गया है, वो तमाम चीजें हैं वो पब्लिक डोमेन में जाती रहती हैं और अपने आप में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जैसे मोबाइल का पहुंच जाना और बहुत सी प्रतिबंधित चीजें, ड्रग्स का पहुंच जाना। तो ये जो इश्यूज हैं, जब तक इन इश्यूज को सारी सरकारें बैठकर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो ये समस्या इसी तरह बनी रहेगी। अभी आप देखिए कि जो अभी गुप्ता जी जिसकी बात कर रहे थे, वहां पर जिस तरह से माहौल हुआ है, क्रिएट हुआ है, वहां पर सीन क्रिएट हुआ है, वहां पर उसको मैनेज किया जा सकता था। यदि सीनियर ऑफिसर, जो भी वहां रैंक के ऑफिसर्स हैं, उनको थोड़ा बहुत भी अंदेशा होना चाहिए था, नहीं हुआ तो फेलियर है, या तो इनकॉम्पिटेंस है, या फेलियर है, या नेग्लिजेंस है। क्या उनको दूसरी जो जेल है मंडौली, रोहिणी में शिफ्ट नहीं किया जा सकता था? जब जीनत को पता है, वेदभूषण को पता है कि इन दोनों गैंग्स के बीच में राइवलरी है, तो क्या अल्फाबेटिकल हिसाब से उनको रखना जरूरी है? इसमें ये भी इंफॉर्मेशन है कि मंडोली, माइंड अप्लाई करने की वेदभूषण जी, मंडोली जेल से 12 दिन पहले टिल्लू को लाया गया था, उस जेल से 12 दिन पहले उसे यहाँ लाया गया था। सो मेरा प्रश्न ये संयोग था या प्रयोग था या किसी की इन्वॉल्वमेंट थी, कौन नहीं जानता। ये दो दोस्त थे, गोगी और ये दोस्त थे, अलीपुर के कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। नहीं, उससे पहले जब रोहिणी में शूट आउट हुआ था तो क्लियर हो गया था कि दे आर राइवल गैंग्स। यदि जानकारी नहीं थी जेल प्रशासन को तो होनी चाहिए थी। भाई इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स आपने बैठा रखे हैं, दानिक्स के ऑफिसर बैठे, तमाम एक आईपीएस ऑफिसर बैठे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि उनकी जेल में जो अपराधी आ रहे हैं, चाहे वो आर्थिक अपराधी जिनका आप सुकेश चंद्र या और लोगों का जिक्र कर रहे हैं, मंत्री जी हमारे दो जेल में बैठे हुए हैं, उनका जिक्र हो रहा है, उनकी जो मसाज का मामला आया था, आपने मैंने डिबेट की थी। तो ये तमाम चीजें, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता जो जेल में ऑफिसर है। जब मुझे आपको चीजें पता लग सकती है कि वहां क्या हो रहा है, क्या कार्रवाई चल रही है, क्या उसमें क्या कोई कनाइवेंस है। हाँ, यस, कनाइवेंस है इसके अंदर, चूंकि जो नीचे का लेवल है, जिसको आप वार्डर, हेड वार्डर दूसरा बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा ईओडब्ल्यू इस बारे में लगभग 99 स्टाफ की वहां पर जांच कर रहा है। उन्होंने आर्थिक घोटाला वहां पर कुछ ऐसा डिटेक्ट हुआ है जो पब्लिक डोमेन में होने टाइम में आ सकता है। आपको याद होगा जीनत, वहां पर जो सबसे हेड होते हैं डीजी, उनको सस्पेंड किया गया है, अभी उनके खिलाफ जांच चल रही है। उसके अलावा अभी गुप्ता जी बता रहे थे, बहुत से जो वार्डन्स हैं या जो और स्टाफ है, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जा रही, क्योंकि उनके लैप्सेस हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है, कनाइवेंस है, उनको धमकी भी आती है। जो वार्डन यदि उनकी बात पूरी नहीं करता, उनको फैमिली को धमकी तक आ जाती, क्योंकि ये आम शूटर नहीं है कि आप केवल जेल के अंदर इनको आम मान के चल रहे। यदि इनकी बात नहीं मानी जाएगी तो जो भी वार्डर, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट होगा, शाम को उसके घर पर धमकी पहुंच जाएगी कि आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है। तो बहुत सारी चीजों की खिचड़ी है। ये इतना आसानी से कह देना कि ये किसका लैप्स है, किसका नहीं है, ये तमाम चीजें एड्रेस की जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के लैप्सेज आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकारों को एड्रेस करनी चाहिए। अब जो अभी मंत्री जी बोल रहे थे, गोपाल राय जी, उन्होंने हिट बैक कर लिया अपनी सरकार को कि वो कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। अरे आप अपनी जेल की बात कर रहे हैं, वो गलती से हिट बैक कर दे, इसमें टेक्निकल पॉइंट्स है, मैं उस पर आऊंगी सर। टेक्निकल पॉइंट्स है, बड़े ऑफिसर्स कैसे आते हैं, लास्ट में अप्रूवल, और मैं जरूर समझना चाहूंगी जो एग्मिट होता है, स्पेशली कार्डर मैनेजमेंट होता है, तो क्या जो ऑफिसर्स आते हैं, ये तो इतनी गहरी चीजें हैं कि पब्लिक तो बेचारी समझ नहीं पाएगी। तो लास्ट में अप्रूवल तो एलजी के पास ही जाएगा ना, अगर वो किसी को लाना भी चाहें। तो मैं इसे जरूर समझूंगी आपसे सर, जरूर समझूंगी। मैं एक बार बाकी मेहमानों को दिखाइएगा। गुप्ता जी हैं हमारे साथ। हाँ गुप्ता जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे? तो मेरा प्रश्न ये था कि इस तरह के बड़े बड़े गैंगस्टर्स जब मौजूद हैं और इतनी ब्रुटैलिटी से मर्डर हो रहा है, क्या स्किल्स की कमी है, मैनेजमेंट की कमी है, इंटेंशन की कमी है? कैसे होगा सर? निपटना तो पड़ेगा ना? नहीं, बिल्कुल निपटना पड़ेगा। मैंने आपको जैसे बताया था कि तिहाड़ का अपना स्टाफ है, इसके अलावा एक बटालियन हमारी तमिलनाडु स्पेशल पुलिस की है। उसके अलावा कुछ एक कंपनी हमारे पास बीएसएफ की है, सीआरपीएफ की है, आईटीबीपी की है। तो ये सारी पुलिस फोर्स और जेल फोर्स ये मिलके जो जेल को चला रहे हैं। देखिए ना आप, इसी जेल का काफी नाम होता था, और अब अगर ये 1-2 साल से ये इतने सारे केसेस बन गए, इतना कुछ हो गया, तो जो मेरी इंफॉर्मेशन है ये कि स्टाफ बहुत डिमोटिवेटेड है। और जो आप कह रहे हैं करना तो पड़ेगा, बिल्कुल काम तो करना पड़ेगा, पर उसका ये रास्ता नहीं है कि आप इतने लोगों को सस्पेंड कर दो, आप इतने लोगों को टर्मिनेट कर दो, इतने लोगों को अरेस्ट करवा दो तो आपकी जेल अच्छी चल जाएगी। अब पुलिस का काम तो खाली ये होता है कि वो इनको यहाँ से एस्कॉर्ट करके कोर्ट, हॉस्पिटल लेके जाना है, वो ये लेके जाते हैं। जेल के अंदर सारा काम जो है जेल कैडर
और जो हमारी अलाइड पुलिस फोर्सेज है वो करती है। तो उसमें यह है कि जो जेल जो इसमें है कि अभी तक ये वाकई जो बहुत गलती हुई है और जेल प्रशासन को अपनी गलती को सुधारना चाहिए। और ये वाकई मैं कहता हूँ ये पूरा रूल्स का वायलेशन है कि एक आदमी ग्रिल तोड़ के नीचे कूद के आ रहा है और नीचे कूद के अपने अपोजिट गैंग वाले को मार रहा है और फिर उसके बाद भी मारे जा रहे हैं और पुलिस जो है उसको चुपचाप खड़ी देख रही है। जो ये टीएसपी है ये स्पेशलाइज्ड पुलिस फोर्स है तमिलनाडु की, जो कि इसी काम के लिए लगाए हुए हैं कि कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जेल के अंदर ना हो, और पुलिस उसको खड़ी हुई देख रही है। तो ये तो वाकई इसमें देखें बहुत सीरियस लैप्स है। कोवार्डिस का इसमें मुकदमा बनता है, जो जेल मैनुअल में एक टर्म है कोवार्डिस। अगर कोई ये ऐसी बातें करता है तो उसमें उसको अरेस्ट किया जा सकता है। डिपार्टमेंटल केस तो चलेगा। तो मैं तो खुद ये कह रहा हूँ कि बहुत सीरियस बात है। बाकी जो स्टाफ के लेवल पे जो डेफिशिएंसी है उसको भी जो है एड्रेस करना चाहिए दोनों। हाँ जी ठीक है, मैं आपसे इस पर और बातचीत करूंगी। एक बार बाकी मेहमानों का भी रुक करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेना। लेकिन तिहाड़ के बारे में कुछ बातें मैं अपने दर्शकों को जरूर बता देती हूँ। हम इसे बेशक से भारत की सबसे बड़ी जेल, एशिया की सबसे बड़ी जेल बोले, 9 सेंट्रल जेल जिसके अंडर में 400 एकड़ में ये फैली हुई है। यहाँ पर एक पैरेलल बिजनेस भी चलता है और अच्छा बिजनेस चलता था, जिसमें आप देखते होंगे इनका तिहाड़ जेल्स करके एक स्पेसिफिक यूनिक ब्रांड है, जिसमें हैंडलूम हो, टेक्सटाइल हो, फर्नीचर हो, कपड़े हो, बैग हो, शुद्ध सरसों तेल की बात करें, हम हाथों से बने प्रोडक्ट्स हो या फिर पेंटिंग्स हो, जूट के बैग, हर्बल प्रोडक्ट्स की बात करूं, मैं कैंडल्स की लाइट्स की बात करूं, बैंकिंग सिस्टम हो, ये सब चलता था और माना जाता था कि जो कैदी यहां पर आते हैं वो अच्छा इंसान बनकर बाहर जाते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है वो आप सोचिए। तो ये सिचुएशन आई है तो कैसे आई है, कैसे इससे निपटा जाएगा। और स्टाफ की बात हो रही है, डिप्यूटेशन पे जो ऑफिसर्स आते हैं उसमें अब सुधार की जरूरत है, क्या है उसमें बदलाव की। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद यहीं से चर्चा आगे बढ़ाएंगे बाकी मेहमानों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तिहाड़ जेल इतनी बदनाम क्यों है और लगातार होती जा रही है, यही आज हम चर्चा कर रहे हैं और उसके कारण को समझने की कोशिश कर रहे हैं। खेमचंद जी, ये जो घटना घटी इसके बाद कई प्रश्न उठ रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया। तिहाड़ जेल बदनाम है क्योंकि तिहाड़ जेल को मैनेज करने वाले सीएम केजरीवाल जी बुरी तरीके से बदनाम हैं। आप हैं हमारे साथ? हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिएगा। क्योंकि केजरीवाल जी काम नहीं करना चाहते, पहले उनके जेल मंत्री जेल में थे, उसी जेल में थे और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने चौपट कर दिया। लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है दिल्ली सरकार का, लोकल वहां के जो ऑफिसर्स हैं वो काम नहीं करते। और मंत्री को जिस तरीके से सुविधाएं दी गई, जिस तरीके से मंत्री ने चंद्रशेखर के साथ जेल में रह के डील किया,
पैसे लिए, वहां पे सब कुछ आ रहा है जा रहा है, इससे वहां पे जो ऑफिसर्स हैं या दूसरे वहां पे जो कैदी हैं उनमें भी इसी तरीके की घटनाएं करने की भावना जगी। सिस्टम टूटा। 2-3 साल से क्यों हो रहा है? 2-3 साल से आम आदमी पार्टी के नेताओं का तिहाड़ जेल में आना जाना हो रहा है। जब से आम आदमी पार्टी के नेता तिहाड़ जेल में गए हैं तब से उन्होंने वहां के स्ट्रक्चर को चौपट कर दिया, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को चौपट कर दिया। और आम आदमी पार्टी पीसी करके ब्लेम किस पे डाल रही है? दिल्ली पुलिस पे। दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी तो ना के बराबर, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन लिए। क्यों नहीं वहां पे रिफॉर्म किए? क्यों नहीं आपने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया? कैसे छत टूट गई? क्यों नहीं आपके जो सीसीटीवी कैमरे की जो मॉनिटरिंग है, जो जहाँ पे आपने अपने चहते लोगों को काम दिया हुआ है, वो आपको रिपोर्ट करते, वो इन्फॉर्मेशन देते, वहां पे जो सिक्योरिटी एजेंसी है उनको रिपोर्ट करते और साथ के साथ वहां पे हेल्प जाती। अब तमिलनाडु की वहां पे फोर्स डिप्लॉयड है और तमिलनाडु सरकार के साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन है, आप तो कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, तो क्यों नहीं वो वहां पे जाके इंटरवेंशन करते? और ब्लेम किस पे कर रहे हो? दिल्ली पुलिस पे। ये दिखाता है अपने आप में, ये अपनी गलती को एक्सेप्ट भी नहीं करते। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे सुधारोगे कैसे? खेमचंद जी चलिए, ये तो हो गई पॉलिटिकली बातें। सुनिए ना, सुनिए एक सेकेंड, ये हो गई पॉलिटिकली बातें जो हर सवाल के जवाब में रहती हैं। अब जरा टेक्निकल बातों पर आते हैं। कैसे स्टाफ आता है तिहाड़ में, कैसे कैसे ऑफिसर्स होते हैं, कैसे रखे जाते हैं, बताइएगा जरा। लास्ट सिग्नेचर किसके होते हैं? देखिए, रिफॉर्म की जिम्मेदारी किसकी है? रिफॉर्म की जिम्मेदारी किस किसकी है? लोकल अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स के हाथ में है। उसमें दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स के हाथ में है। नो वो गलत है स्टेटमेंट। दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के हाथ में, दिल्ली पुलिस के हाथ में होता है। अगर ट्रांसपोर्ट करना है, अगर कोर्ट में ले जाना है तो दिल्ली पुलिस के हाथ में। अंदर का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली सरकार के ऑफिसर्स के हाथ में है। अंदर की सिक्योरिटी में जो मेजर रोल है वहां पे तमिलनाडु की बटालियन है और उनके साथ इनका कोऑर्डिनेशन अच्छा है। और सबसे बड़ी बात एक चीज मैं जरूर क्लियर करूंगी, तमिलनाडु को स्पेसिफिक एड्रेस करना है या उसको पॉलिटिकली हम टारगेट करें, वो चीज ठीक नहीं होगी। पॉलिटिकल नहीं करे, प्लीज लेट मी कंप्लीट। आप रिलेशन पे जा रहे हैं, आप रिलेशन पे जा रहे हैं, मैं कह रही हूँ आप तिहाड़ आइए। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पीसी हुई है, मैं पॉलिटिकल। और दूसरी बात यह है कि तिहाड़ में अगर कोई तमिलनाडु का कोई पुलिस ऑफिसर उस स्टेट से है तो उसके लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, वो आंसर करेगी। ये रिलेशनशिप की बातें होंगी। It's a very sensitive topic. Please, serious note पर बात कीजिए. Can I complete? I also know it's a sensitive matter. You have to complete. You must complete. But listen to me first. That is why I'm questioning. Technical points पर रहिएगा. Let me complete, please. Don't interfere. सर थोड़ा सा ना अदब से आप पहले तो प्रोग्राम में थोड़ा अदब से बैठा कीजिए, अदब से बातें किया कीजिए। अदब से ही बैठते हैं, बहुत जरूरी है आपके लिए। आप भी एंकर हैं। अदब आप अदब से थोड़ा सा रहा कीजिए। आपके साथ हर डिबेट में यही समस्या है। अब आप अपनी बात रखिए। आपने दूसरों को सबको बोलने दिया है। अरे आपको भी बुलाया, आपको भी बोलने देंगे। टॉपिक पर आइए प्लीज। लेट मी कंप्लीट। पीसी में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस को टारगेट किया है, होम मिनिस्ट्री को टारगेट किया है, और जिम्मेदारी किसकी है? आम आदमी पार्टी की। एडमिनिस्ट्रेशन किसका है? आम आदमी पार्टी का। ऑफिशियल किसके अपॉइंटेड है? आम आदमी पार्टी के। और वहां पे जो एक्स्ट्रा हेल्प भी आप ले रहे हो वो भी, मैं इसलिए तमिलनाडु फोर्सेज बोला कि वहां पे दिल्ली पुलिस का वहां पे रोल वहां पे भी नहीं है। तो रोल नहीं है तो आप क्यों झूठ बोल रहे हो? एक्सेप्ट करो, रिफॉर्म करो, टेक्नोलॉजी का उपयोग करो। जो प्राइवेट प्लेयर्स आप वहां पे अपॉइंट कर रहे हैं उनको हटाओ, वहां पे सरकारी ऑफिसर्स लगाओ। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को चौपट कर दिया है, उनको ट्रांसफर करके दूसरी जेल में ले जाओ, ताकि कम से कम जो सबसे बड़ी जेल है उसका एडमिनिस्ट्रेशन सही से चले। वहां पे जिनकी आप सुख सुविधाएं दे रहे हो, वहां पे राजशाही ट्रीटमेंट दे रहे हो, उसकी वजह से बाकी जो ऑफिसर्स है उनका मोरल बहुत डाउन है। ऑफिसर्स को आपने मैनिपुलेट कर दिया, दबा के रखा हुआ है। सारा गौरव धंधा वहां से कर रहे हैं। जब तक आप खुद अपने आप को नहीं सुधारोगे ये चीजें नहीं बेहतर होंगी। अब दिल्ली पुलिस के ही बड़े ऑफिसर्स, आईपीएस हो, आईएफएस हो, आईएएस हो, कार्डर्स कैसा होता है, एगमुड क्या है, वो क्या कार्डर है, कैसे ऑफिसर्स आते हैं। बड़ा दिलचस्प है किस्सा। हर सवाल का जवाब अब्बा डब्बा जब्बा नहीं हो सकता। संजीव नासियार जी जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं लेंगे जो तिहाड़ जेल में हो रहा है? आप म्यूट हैं, एक बार प्लीज देखिएगा। जी, आई एम ऑडिबल? हाँ जी, प्लीज बोलिए। ऑडिबल? हाँ जी, बोलिए बोलिए। जी, मैंने बहुत ध्यान से वेद जी को भी सुना, गुप्ता जी को भी सुना,
और मेरे छोटे भाई जैसे हैं, लेकिन इतना रिस्पॉन्सिबल इन्होंने रिप्लाई दिया है। देखिए, यहाँ राजनीति करने के लिए कुछ लोग बैठते हैं, ये इतना सेंसिटिव इशू है और सबको मालूम है कि दिल्ली की जेल सेंट्रल जेल है और सेंट्रल जेल का मतलब ये है कि इसका टोटल जो जिम्मेवारी है वो लॉ एंड ऑर्डर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी मतलब दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, और सेंटर का मतलब क्या बात कर रहे हैं आप चुप रहिए आप, जब आपका टर्न था जब आप बोल रहे थे। देश की जनता सुन रही है, दिल्ली की जनता सुन रही है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से देश की स्टेट के अंदर अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी है वो एलजी साहब के पास है, पुलिस एलजी साहब के पास है, लैंड एलजी साहब के पास है। टोटल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की ये जिम्मेवारी बनती थी और हम बार बार ये कह रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रवक्ता बना रखा है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दिल्ली को टॉर्चर करने पे लगी हुई है, दिल्ली को बदनाम करने पे लगी हुई है। आप दिल्ली के अंदर देखिए, रोज क्राइम बढ़ रहा है, दिल्ली की जेल सेफ नहीं है, दिल्ली की कोई कॉलोनी सेफ नहीं है। ये सारी की सारी चीजें इसलिए हो रही है, दिल्ली के अंदर जंतर मंत्र पे बच्चियां बैठी हुई है वो सेफ नहीं है, ये गुंडों का साथ देते हैं। ये लोग पूरी तरीके से अब बौखला चुके हैं, कंपेयर कर रहे हो, तरीके की भाषा का ये इस्तेमाल करते हैं, कंपेयर कर रहे हो, करते हैं। देश की जनता सुन रही है, देश की जनता देख रही है पूरी तरीके से। जो तिहाड़ के अंदर हो रहा है ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि लोग अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे हैं। वहां पे ट्रांसफर इनके पास है, पोस्टिंग इनके पास है, सब चीजें, फाइनल सिग्नेचर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के होते हैं। आज दिल्ली प्रदेश स्टेट के पास जो पावर्स हैं उन पावर्स को ये यूज नहीं करने दे रहे हैं। आज तिहाड़ के अंदर हमारी सरकार पिछले 10 साल से, कौन सी पावर जो जेल में आप यूज करना चाह रहे थे उसको एलजी ने रोका? ये लोग आप बता सकते हैं 5 कौन सी पावर थे जो आप वहां पर रिफॉर्म करना चाह रहे थे जिसको एलजी ने रोका? एक भी नहीं है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, टीवी पे बताएं 5 ऐसे कदम जो आप लाना चाह रहे थे, करना चाह रहे थे, आप क्यों लाए? आपने एलजी को भेजा, एलजी ने उसको रोका, बताएं। अनारकी में धकेल दिया है और ये एक सेकंड प्लीज, कर रहा हूं। एक सेकंड सीनत जी, जब इनकी टर्न थी इनको बोलने के लिए आपने दिया, मैं एक वर्ड नहीं बोला। आज देश की जनता और दिल्ली की जनता पूरी तरीके से समझ रही है ये लोग जिस तरीके से दिल्ली को टॉर्चर कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता ने इनको बार बार हराया है। और आज तिहाड़ जेल के अंदर जिस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं ये डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक सेकंड सर, लेकिन एक मिनट जी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी थोड़ा सा विश्लेषण करने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है कि नहीं है? एक सेकंड, मेरी बात तो सुनिएगा, मेरी बात सुन लीजिएगा सर। जी जी, कोई मिसमैच बन रहा है, अगर आप लोग डिप्यूटेशन पर ऑफिसर्स लाते हैं ना, मुझे याद है एसीबी के ऑफिसर लाने को लेकर बिहार से आप लोग लाने वाले थे, कंट्रोवर्सी हुई थी जी, यू रिमेम्बर? जी बिल्कुल याद है। अगर तिहाड़, आप कह रहे हैं ये, हम ये बातें सुनते हैं कि दिल्ली पुलिस तो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, फाइन, उसी के ऑफिसर्स जिम्मेदारी। एक सेकंड, उसी के मैं सर एक सेकंड मुझे अपने व्यूवर्स को समझाना है ना कि हो क्या है। जी बिल्कुल। आप कहते हैं दिल्ली पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, एलजी को रिपोर्ट करते हैं, उसी के ऑफिसर्स जो हैं वो आके यहाँ जिम्मेदारियां निभाएंगे। अब अगर मिसमैच हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, आपने सवाल उठाया? जी, बता दीजिए कब उठाया? बार ये कह रहे हैं या आपने प्लानिंग की कि आपको डिप्यूटेशन पे, ठीक है, अगर यूटी कार्डर से नहीं लाना, आप किसी स्टेट से ले आइए। एमएचए का तो रूल है ना, परमिशन एमएचए देता है, उसमें भी 3 स्टेप्स हैं। कंसर्न उस ऑफिसर का दोनों स्टेट के बीच में। जी, कभी ट्राई किया? जीनत जी, आप सरप्राइज मानेंगे, इनको हमने बार बार ट्राई करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में कभी भी जजमेंट आ सकता है। वो सारा का सारा सर्विसेज की जो पावर है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, वो ये लोग पूरी तरीके से अपने कब्जा बनाए बैठे हुए हैं। और एलजी साहब का दोष कम है, भारतीय जनता पार्टी का दोष इसलिए ज्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को पूरी तरीके से अपना प्रवक्ता और अपना कार्यकर्ता बना के काम करते हैं। जिस तरीके से सर्विसेज में एक भी पोस्टिंग, आपने देखा होगा पिछले दिनों, ये लोग अपॉइंटमेंट लेटर गृह मंत्री से बंटवाते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर एलजी साहब बांटते हैं। अगर दिल्ली सरकार के अपॉइंटमेंट का काम है,
पोस्टिंग का काम है, जो कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कानून ने और संविधान ने हमारे को हक दे रखा है, लेकिन ये लोग उस हक को मानने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने पूरी गुंडागर्दी कर रखी है। आपने देखा होगा सारी पोस्टिंग और सारी अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, पोस्टिंग इनके हाथ में। मगर सर बैठ के तो बात करनी पड़ेगी ना। वाला है। और ये आज तिहाड़ के अंदर जो कुछ भी घट रहा है, पिछले कुछ महीनों से जो बढ़ रहा है, ये सिर्फ इसलिए बढ़ रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने कामों को छोड़कर दिल्ली सरकार के कामों को रोड़ा अटकाने पे लगे हुए हैं। हमारी आपके माध्यम से देश को के नागरिकों के माध्यम से अपील है कि देश के गृह मंत्री बाहर ध्यान कम दें और कम से कम देश में ध्यान दें। वो लोग जिस तरीके से ठीक है सर, मैं एक बार बाकियों को शामिल करूं। मेरे दो मेहमान अभी भी रह रहे हैं सर। ठीक है जी ठीक है। आदेश भारद्वाज जी, आप लोगों ने भी सर दिल्ली में लंबा समय शासन किया है, मुझे बताइए कि तिहाड़ में जो अभी हो रहा है, तिहाड़ इतनी बदनाम हो रही है, मैंने तिहाड़ की हिस्ट्री भी बता दी, स्टाफ के बारे में भी हम बात करें, क्या बड़े रीजंस आप मानते हैं और इसमें स्टेट कैसे हेल्प कर सकता है और सेंटर से कैसे हेल्प ली जा सकती है? आदेश भारद्वाज जी, आपसे मेरा प्रश्न है सर। जी जीनत जी। हाँ, आवाज नहीं आ रही थी, प्लीज बताएं। हाँ, मेरा प्रश्न आपसे ये है सर, सेंटर कैसे हेल्प कर सकता है, स्टेट कैसे हेल्प कर सकता है? मतलब बड़े बड़े गैंगस्टर्स अगर इस जेल में हैं तो कुछ तो सख्त कदम उठाने पड़ेंगे ना, उनसे 4 कदम आगे चलना पड़ेगा ना, वरना तो बार बार शर्मिंदा होना पड़ेगा। जीनत जी, तिहाड़ जेल हमारी एक अच्छी जेलों में से थी और जो जेल मैनुअल है उसके हिसाब से काम होता था। सच्चाई ये है कि दोनों पार्टियां, बीजेपी हो या आप पार्टी हो, दोनों एक दूसरे को प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेवारियों से भागते हैं। और उसी का एक खामियाजा है कि कहीं ना कहीं तिहाड़ जेल हो या दिल्ली के दूसरे इंस्टीट्यूशन हो, उनकी हालत खराब होती जा रही है। वहीं कोई ऐसा नहीं है जहाँ पे कोई सुधार दिखता हो। आप किसी भी क्षेत्र में देख लें, आप जो है कि जेल के अंदर आप देख ही रहे हैं किस तरह से, अभी थोड़ी देर पहले आपने अपने वक्तव्य में कहा कि तिहाड़ के अंदर किस तरह की जेल थी और कैसा इसका वो था, और किस तरह से यहाँ पे जो है हथकरघा के हाथ के ये सब चीजें बनाई जाती थी और कहीं ना कहीं जो है लोगों को सुधार के लिए रखा जाता था। आज वहां पे किस तरह के ये मर्डर हो रहे हैं, किस तरह से चल रहा है, और उसके बावजूद ना तो बीजेपी को जिम्मेवारी लेने को तैयार है, ना केजरीवाल जी कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार है, बगैर पोर्टफोलियो के मुख्यमंत्री है जो है। तो ये सब चीजें दर्शाती है कि सरकार का काम करने का जो है वो दृष्टिकोण कुछ अलग तरह का है। आपने देखा कि किस तरह से सत्येंद्र जैन जी यहाँ पे मंत्री थे और किस तरह से उनकी मसाज हो रही थी, ये सब हो रहा था, क्या एक्शन हुए जो है, एक डीजी सस्पेंड हुए जो है। तो ये सब चीजें हैं, कहीं ना कहीं जेलों का दुरुपयोग हो रहा है, और जब आप उसमें आपके खुद मंत्री होते हैं और आप उसका दुरुपयोग करते हैं तो बाकी लोगों को भी उसका दुरुपयोग करते हैं, उसी का एक नमूना है जो है। ठीक है। विपिन शर्मा जी, एज अ सीनियर जर्नलिस्ट, मैं माफी चाहती हूँ, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा। विपिन शर्मा जी, जो मूल प्रश्न है सर, इनपुट शेयर किए जाते हैं नहीं, आपने तो कवर किया होगा, स्पेशली ऐसे इंसिडेंट्स आपने कब देखे और कहा गया कि अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन हम 20 दिन में 2 ब्रुटैलिटी से मर्डर देखते हैं और वेपन्स भी अंदर ही तैयार किए गए। क्या ये हैरान करने वाला नहीं है? हमारे सिस्टम से 4 कदम आगे ये गैंगस्टर्स चल रहे हैं और अब ये डर है कि अलग अलग गैंग वार्स भी हो सकती हैं। और मैं जरूर बताऊंगी, ये गोगी गैंग और टिल्लू ताजपुरिया ये फ्रेंड्स थे, अलीपुर कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। मैं 2 बातों से बात करूंगा जीनत जी। सबसे पहले द लास्ट थिंग वी नीड इज पॉलिटिकिंग और पॉलिटिक्स एंड बिकरिंग, क्योंकि इतना गंभीर मुद्दा ये और दिल दहलाने वाला वीडियो ये जो वायरल हो रहा है, ये कितने सवाल उठा रहा है कि यहाँ पर शासन प्रशासन ये कौन सी नींद सोए हुए हैं। यहाँ पर हमें अपने सुरक्षा कर्मियों पर पूरा भरोसा है, लेकिन यहाँ पर ऐसी इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैप्स होती है और ये कोई साधारण नहीं है। जब पता है कि इतने कुख्यात अपराधी हैं, हार्डन क्रिमिनल्स हैं, और वहां पर वो बंद है, एक नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे है, वो नीचे टाप रहे हैं, तो वहां पर ये क्या, इससे क्या मायने निकलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हम जो ग्लोरिफिकेशंस करते हैं गैंगस्टर्स की, जब चाहे फिल्मों में उनको दिखाया जाता है, लार्जर देन लाइफ इमेज दिखाई जाती है, तो यहाँ पर सेंसर बोर्ड की भी कार्रवाई बनती है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कि जब तिहाड़ जेल जिसने बड़ी मिसाल कायम करी थी, मैं उदाहरण देना चाहूंगा किरण बेदी जी का, कि जिनको मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया था,
जो एशिया का नोबेल प्राइज माना जाता है, कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। जो रिफॉर्म्स की उन्होंने शुरुआत करी थी, तो वहां पर जो सिलसिला, जो प्रक्रिया उन्होंने शुरू करी, वो उसको आगे क्यों नहीं जारी करा जा रहा? और यहां पर जब इतने, आपको पता है कि इतने कुख्यात गैंगस्टर्स हैं, अलग अलग गैंग वॉर चल रही है और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, उसके बाद यहां पर आके जो अपराधी हैं वो अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे जाते हैं और यहां पर, और ये लोग मूर्ख दर्शक बन के बैठे हुए हैं जो भी। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर अभी भी ये राजनीति चल रही है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। यहां पर ये क्यों नहीं समझते, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हैं, चाहे भाजपा के नेता हैं, हम केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार में रह के रह जाएंगे और यहां पर इतनी बड़ी वारदात हो जाती है तो उससे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे किसकी छवि धूमिल हो रही है यहां पर, कि आपके कह रही नहीं है। पहले मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा, अतीक अहमद की भी जब हत्या हुई, अपराधी है वो अलग बात है, माफिया इतने बड़े डॉन थे, लेकिन वहां पर भी बाहर से अपराधी आते हैं और पर भी जो है तिहाड़ जेल के अंदर, जिसको सबसे सुरक्षित यहाँ पर जेल माना जाता है, सीसीटीवी लगे हुए हर जगह, वहां आप रहे हैं और कैसे उनको नुकीले हथियार मिल जाते हैं। तो ये ऐसे बड़े सवाल उठेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी अगर सुरक्षाकर्मी पाए जाते हैं, जो चाहे वो उनकी लापरवाही थी या वो मिली भगत थी, जो भी है वो तो देखिए वक्त तय करेगा, जांच कमेटी तय करेगी, लेकिन ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। और आपने क्योंकि बोला इनकी जो दोस्ती थी गोगी की और टिल्लू ताजपुरिया की 2010, उसके बाद से इनकी दुश्मनी शुरू हुई, तब से लेकर अब 2023 तक 20 जाने जा चुकी हैं इनके आपस में। तो यहाँ पर जब ये सारी बातें जानकारी थी पुलिस को, वहां के प्रशासन को, तिहाड़ जेल के, उसके बाद भी इनको, इन दोनों गैंगस्टर्स को आपस में जो राइवल गैंग्स थे, दुश्मन थे, जानी दुश्मन थे एक दूसरे के, उनको आमने सामने रखा हुआ है। तो यहाँ पर इस पे क्या इससे मायने निकाले जाएं? ठीक है, ठीक है। और मैं एक बात जरूर बोलूंगा, रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं, यहाँ पर होलिस्टिक एजुकेशन की आवश्यकता है, ये जो हम अपने करिकुलम में, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उनको समझ आए, 10 बारी सोचे, क्योंकि ये जो बेखौफ होके। ठीक है सर, थोड़ा सा आपका ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है सुनील गुप्ता जी, अब मेरा सवाल आपसे ये, सर इनपुट्स शेयर किए जाते हैं जब इस तरह के गैंगस्टर्स होते हैं तो पता होता है कि ये क्या कर सकते हैं, हमेशा एक थ्रेट रहता है कि ये एक दूसरे को मार सकते हैं और अभी भी चांसेस है, अलग अलग जेलों में इन्वेस्टिगेशन भी उसी हिसाब से की जा रही है, बाकायदा चेकिंग अभियान चलाए गए हैं। हार्डकोर क्रिमिनल्स को रखना कितना बड़ा चैलेंज है सर, फ्यूचर में भी ये कितना बड़ा चैलेंज है, ये आप जरूर समझाइए, क्योंकि इससे निपटना होगा, ये हमारे लॉ को आंखें नहीं दिखा सकते। जी, अब मैं ना सम अप कर रहा हूँ, मैं सभी को सुन रहा था। हाँ जी, इसका सम अप कर देता हूँ प्लीज। हाँ देखिए क्या है, जो हमारी तिहाड़ की हियरार्की है, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें, हमारे यहाँ जो टॉप मोस्ट ऑफिसर होता है उसको कहते हैं डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल जो है बड़ा सीनियर IPS ऑफिसर होता है, जो एग्मो कैडर जो है दिल्ली पुलिस भी वहीं से है, वहां से आता है। उसके बाद नंबर 2 पे है कोई एडिशनल DG नहीं है, उसके बाद हमारे पास नंबर 2 की जो पोस्ट है उसको कहते हैं एडिशनल IG। आप देखिए कैसा खिचड़ी बनी हुई है, पहले डायरेक्टर जनरल, फिर एडिशनल IG। एडिशनल IG जो है IAS कैडर का बंदा होता है और वो भी एग्मो कैडर का होता है, प्रमोटेड जनरली IAS इस पे होते हैं। उसके बाद नीचे देखें कोई IG नहीं, फिर उसके बाद आ जाती है DIG की पोस्ट। DIG की पोस्ट, उसमें सिविल सर्विस वाले जो एलाइड सर्विस से होते हैं, जिसको दानिक ऑफिसर कहते हैं, वो आते हैं। उसके बाद फिर सुपरिटेंडेंट जेल होते हैं, वो भी दानिक ऑफिसर होते हैं, जो सिविलियन ऑफिसर होते हैं वो आते हैं। उसके नीचे डिप्टी सुपरिटेंडेंट से लेकर नीचे वार्डन तक, ये सारे वर्दी वाले होते हैं जो कि जेल कैडर के होते हैं। और मैं आपको बताऊं, जो जेल कैडर के ऑफिसर है, इसमें हमेशा कमी रहती है। हमारे यहाँ एट्रिशन रेट जो है करीब 40% है। जैसे वो जेल की नौकरी ज्वाइन करते हैं, अगर उनको कोई और नौकरी मिल जाती है तो वो निकल जाते हैं। चलो ये एट्रिशन रेट और जगह भी हो सकता है, पर हमारे यहाँ 40% बहुत ज्यादा है दिल्ली में। इस चीज को सप्लीमेंट करने के लिए हमने बाहर से पुलिस, जैसे CRPF है, तमिलनाडु स्पेशल पुलिस है, ITBP है, BSF है, इनकी कंपनियां, और तमिलनाडु पुलिस की जो है पूरी एक बटालियन हमारे पास है। जहां तक आपका क्वेश्चन था कि ये गैंग वार तो चलता रहेगा, देखिए सबसे पहली बात ये होती है कि जब भी कोई गैंगस्टर जेल में आता है, ये दिल्ली पुलिस की ड्यूटी होती है कि जेल वालों को बताना, क्यों जेल वालों को तो पता नहीं लगेगा ना कि जो बंदा आ रहा है बड़ा खतरनाक है। तो ये दिल्ली पुलिस की ड्यूटी है बताना कि ये बंदा फलाफला गैंग का है।
जैसे ही वो हमें बता देते हैं, दिल्ली पुलिस वाले बता देते हैं कि ये फलां गैंग का है, फिर हमारे पास गैंग की लिस्ट होती है और हमारी कोशिश ये होती है कि अपोजिट गैंग कोई भी एक जेल में ना आए। इस वाले केस में पता नहीं कैसे हो गया कि अपोजिट गैंग एक जेल में आ गए, नहीं तो मैंने कुछ 40 साल काम किया वहां पे, मतलब 41 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ तिहाड़ से, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अपोजिट गैंग इकट्ठे हो गए हो। इस बार ये अपोजिट गैंग जो इकट्ठे हुए हैं तो उसकी वजह से सारा हादसा हुआ है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जितने हाई सिक्योरिटी प्रिजनर होते हैं, जो गैंगस्टर होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, एक्सप्लोजिव एक्ट में जो आते हैं जेल में, या हैबिचुअल प्रिजनर होते हैं, इनको हमने हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा हुआ है। हाई सिक्योरिटी वार्ड दिल्ली में अगर 16 जेलें हैं तो 8 जेलों में हाई सिक्योरिटी वार्ड्स होंगे। हाई सिक्योरिटी वार्ड्स का मतलब ये है कि सेल्स होती, क्योंकि हमारा जेल मैनुअल कहता है कि जो भी जिन प्रिजनर को किसी दूसरे से खतरा है या वो दूसरे के लिए खतरा है, उनको आप सेल में रखोगे। तो हाई सिक्योरिटी वार्ड जितने भी होते हैं उसमें सेल्स हैं और सेल्स में रखा जाता है। हर एक सेल में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं और वहां जो हाई सिक्योरिटी वार्ड है, इनकी जो मैनेजमेंट है, जो हमारी एलाइड फोर्सेज हैं, पुलिस फोर्सेज हैं, उनके पास है। जैसे ज्यादातर हाई सिक्योरिटी वार्ड जो तमिलनाडु स्पेशल पुलिस संभालती है, कुछ एक आईटीबीपी भी देखती है, कुछ एक जगह बीएसएफ की है। तो इनकी मैनेजमेंट इतनी अच्छी होती थी, कभी जिस तरीके की शिकायत आई, ये अपवाद है, मैं आपको ये बताऊंगा, ये अपवाद है। मैं बीच में रोक रही हूँ आपको माफी के साथ। तो ये माने क्योंकि 10 से 12 दिन पहले टिल्लू ताजपुरिया को यहाँ पर लाया गया था, तो ये एक प्रश्न उठ रहा है कि क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि आपने कहा कि ये तो सच में ही मतलब अपवाद है, ऐसा नहीं होता था। जी। तो इसको जो टिल्लू ताजपुरिया को यहाँ लाया गया, या तो इनके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि ये बिल्कुल ही अपोजिट गैंग के, उनको ऊपर नीचे रख दिया। जो गैंगस्टर को रखते हैं, जो हाई सिक्योरिटी वार्ड में लॉजमेंट होती है, वो हेडक्वार्टर से, उसमें सुपरिटेंडेंट जेल भी बैठते हैं और जो कंसर्न ऑफिसर होते हैं या पुलिस के डीएपी के ऑफिसर भी होते हैं, वो भी बैठते हैं और सारे मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि इन प्रिजनर्स को यहाँ पे रखना है। तो उसमें ये फैसला, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये फैसला कैसे हो गया कि इनको एक ही जेल में रख दिया और इतना बड़ा ये हादसा हो गया। नहीं तो मैंने अपने कैरियर में इतना टाइम मैंने तिहाड़ पे निकाला है, कभी ऐसे नहीं देखा कि ऐसे अपोजिट गैंग वाले एक जेल में आ गए। सर फिर मुझे एक चीज बताइए, क्या आपने पूरी हायरार्की समझा दी, उसके बाद मुझे एक चीज समझ में आई कि फिर तो इसमें ऑफिसर्स के डिप्यूटेशन में स्टेट और सेंटर के बीच का कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और हम वहां पर फेल हो रहे हैं, ये भी मैं चाहूंगी कि आप इसे भी थोड़ा सा समझाएं। वो बोले दिल्ली सरकार बोले एलजी। मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, कोऑर्डिनेशन का मिसमैच है यहाँ पर भी। बिल्कुल कोऑर्डिनेशन का मिसमैच है। जैसे मैं अभी एक वेद जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि सिविल सर्विस वाले ऑफिसर आ जाते हैं, उनको सिक्योरिटी के बारे में कुछ पता नहीं होता और उनको बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन दे देते हैं। कुछ हद तक वो ठीक कह रहे हैं कि सिविल सर्विस वाले जो ऑफिसर आ जाते हैं, अब जैसे अगर किसी थाने में अगर ऑफिसर्स की कमी है, अब डीसीपी के ऊपर कोई आईएएस को तो नहीं बिठा दोगे ना, डीसीपी के ऊपर तो आप एडिशनल सीपी और सारे पुलिस वाले होंगे जो उसके ऊपर बैठेंगे। बेशक आईएएस वाला डिप्टी कमिश्नर वगैरह हो सकता है, पर पुलिस हिरार्की में वो कभी भी नहीं आएगा। हमारे यहाँ इन्होंने सिविल ऑफिसर्स को हिरार्की में कर दिया है, जिससे कि जो मेरा भी सोचना यही है, वेद जी जैसे कह रहे थे, जिससे कि एक यहाँ पे जो डिसिप्लिन की जो है कमी है। मेरा ये सोचना है कि जहाँ ये सिविल ऑफिसर लाते हैं, उसी जगह पैरामिलिट्री फोर्स के अगर कमांडेंट्स वगैरह को यहाँ पे लाए तो शायद डिसिप्लिन वगैरह यहाँ बहुत अच्छा हो जाएगा। पर इसके लिए सेंटर और स्टेट दोनों को बैठना पड़ेगा। इनको जो रिक्रूटमेंट रूल है, क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल में क्या होता है कि आप किसी भी ऑफिसर्स के, जैसे दानिक्स है, अगर दानिक्स की पोस्टें आप कम करते हो तो एकदम बवाल हो जाता है। जो दानिक्स की एस्पिरेशन है वो एकदम वहां पे बोलते हैं कि नहीं हमारे ऑफिसर आप कैसे कम कर रहे हो। आईपीएस का अगर आपने कम किया तो आईपीएस के ऑफिसर बोलते हैं कि आपने हमारे ऑफिसर को यहाँ से क्यों हटा दिया, आपने आईएएस को क्यों कर दिया। तो ये जो खिचड़ी बनी हुई है, ये इसमें सेंटर और स्टेट दोनों को बैठ के करना पड़ेगा और इनको ये सोचना चाहिए कि जेल की बेटरमेंट के सिविल ऑफिसर एसपी का काम नहीं कर सकते। आप एक सिविल ऑफिसर को, एलाइड सर्विस वाले को पुलिस की एसपी की वर्दी पहना के बिठा दो तो वो इफेक्टिवली जो है जेल, उसको सिक्योरिटी के बारे में तो एबीसी नहीं पता, तो क्या जेल की सिक्योरिटी जो है वो संभालेगा। तो उसके लिए सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर बैठे और इन सिविल की जगह जो है
इनको पैरामिलिट्री फोर्स के जो एसपी वगैरह वो इनको लेके आए, पर इसमें दोनों इकट्ठा बैठना पड़ेगा। अगर दोनों इकट्ठे नहीं बैठेंगे तो ये काम नहीं हो सकता। एक क्रॉस क्वेश्चन मैं आपसे सर और लूंगी, अगर दिल्ली गवर्नमेंट लाना भी चाहे डेपुटेशन पर किसी को, क्योंकि एग्मोट की बात हो रही है बार बार, यूटी है उसके अपने तौर तरीके हैं और आप क्योंकि बहुत बारीकी से बता रहे हैं, अगर दिल्ली गवर्नमेंट लाना भी चाहे तो क्या वो ला सकती है किसी स्टेट से स्पेसिफिक ऑफिसर को, है उसके हाथ में इतना? उसमें नहीं उनके हाथ में नहीं है, उसमें उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन। जैसे अब हमारे यहाँ तमिलनाडु स्पेशल पुलिस भी है, इसके लिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ली थी, तब तमिलनाडु स्पेशल पुलिस आई है। अगर हम ऑन आवर ओन हम अगर तमिलनाडु पुलिस वालों कहते, वो कभी भी यहाँ पे हमारे यहाँ ना भेजते। और इसका मैं आपको बताऊं, इसका सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। जो ये लोग डेपुटेशन पे आते हैं, इनको तनख्वाह भी काफी अच्छी मिलती है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। जो कि ये तो दिल्ली सरकार हमारी अमीर सरकार है, आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार जितना हमारा जेल का बजट है दिल्ली सरकार वहन कर रही है, और बहुत सारा बजट है जो वहन कर रही है। हमारे यहाँ में अगर करोड़ रुपए की भी कोई चीज चाहिए होती है तो हमें एकदम मिल जाती है। अगर आप स्टेट्स में जाओगे, आप असम में चले जाएं या किसी बंगाल में चले जाएं, उनकी कोई 1 लाख रुपए की चीज होती है वो भी उनको नहीं मिलती, क्योंकि उनका पैसा नहीं होता। हमारे यहाँ पैसा होता है, हमें हर एक चीज मिल जाती है। पर हमारे यहाँ थोड़ा कैडर स्ट्रक्चर जो है, जो अभी आप स्पीकर और भी कह रहे थे, कैडर स्ट्रक्चर अगर बिगड़ जाए तो जेल का बहुत बड़ा उतार हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही वेदभूषण जी। अब जो मूल प्रश्न है वो ये कि इन गैंगस्टर्स से निपटने के लिए हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए? कितना बड़ा चैलेंज है इन हार्डकोर क्रिमिनल से निपटना है, हमें इनको रखना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या स्टेप्स उठाए जाने चाहिए? देखिए जीनत जी, प्रोफेशनलिज्म की कमी है, कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म नहीं है हमारे काम करने के तरीके में। ड्यूटी डिसऑनेस्टली करते हैं। तमाम तरह की सुविधाएं, जैसे गुप्ता जी कह रहे थे, तमाम तरह की सुविधाएं। मैं अभी अमेरिका पिछले महीने गया था, वहां जेल एडमिनिस्ट्रेशन देखा, वहां जेल को डिटेंशन सेंटर बोलते हैं। वहां भी वही सिस्टम है जो हमारे यहाँ सिस्टम है। ऐसा नहीं कि उनके यहाँ कोई अलग टाइप के सीसीटीवी है, अलग टाइप के विसिल दिए गए, अलग टाइप के अलार्म है। सारे सिस्टम वही है जो तिहाड़ के अंदर लगे हैं। और ये पहला मौका नहीं है जब तिहाड़ से जेल ब्रेक हुआ हो या जेल से भागे ना हो। आपको पता होगा मशहूर चार्ल्स शोबराज यहाँ से भागे थे, और आपको ताज्जुब हुआ किस लिए भागे थे? वो चाहते थे कि मुझे दोबारा दिल्ली पुलिस अरेस्ट करे, जेल भेजे, मेरा ट्रायल दोबारा शुरू हो जाए। उनको रिज रोड पर उसके बाद ही तो तमिलनाडु कैडर का स्टाफ लाया गया, उसके बाद ही तमिलनाडु वाली जो पुलिस डिप्लॉय हुई वो उसके बाद ही, ताकि लैंग्वेज का प्रॉब्लम रहे, ये कम्युनिकेट न कर पाए। मिठाई में कुछ मिला के खिलाया था। हाँ बिल्कुल, तो वो जानबूझ के वहां से जेल से भागे, और उन्होंने पुलिस वालों को बताया। उन्होंने पूछा आप कौन है? कहना मैं चार्ल्स शोबराज हूँ, मैं जेल से भाग के आया हूँ। तो उन्होंने कहा सारे हिंदुस्तान में अपने आप को चार्ल्स शोबराज बोल रहे हैं, क्योंकि रेड अलर्ट पर था पूरा हिंदुस्तान। उसके बाद जेल ब्रेक हुआ, गुप्ता जी को अच्छी तरह याद है, जेल ब्रेक हुआ। तो जेल में ऐसा नहीं है कि ये सारा कुछ कम है, भाई कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म की कमी है, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है। तमाम सुविधाएं, इतना पैसा जेल के एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। गुप्ता जी बता रहे थे इतना पैसा है कि आप सोच नहीं सकते। तमाम जो चीजें हैं, बहुत बड़े लार्ज स्केल पर फंड्स दिए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट फंड्स दिए जाते हैं, परंतु कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है। सब एक दूसरे को बहुत शॉर्ट में सर, बहुत हार्डली 30 सेकंड में। गुप्ता जी एक चीज बताइएगा, हमें तैयारी कैसी करनी चाहिए इनसे निपटने के लिए सर? देखिए इन गैंगस्टर्स, मैं इसको बिल्कुल इसका एक बड़ा टूक की इलाज बताता हूँ। हमारे यहाँ पे जो प्रिजन एक्ट है, ये 2000 का प्रिजन एक्ट है, वो ये कहता है कि जेल का अपना, दिल्ली जेल का अपना एक ट्रेनिंग स्कूल। आज देखें, मतलब उसने शेल करके कहा हुआ है कि होगा, उसने ये नहीं कहा कि हो सकता है या नहीं, उन्होंने कहा होगा। पर आप देखें 23 साल हो गए हैं दिल्ली प्रिजन एक्ट को आए हुए। हमारे जेल में कोई भी ट्रेनिंग स्कूल नहीं, जगह भी है हमारे पास, सब कुछ है, पर ट्रेनिंग स्कूल नहीं है। आप दिल्ली पुलिस का देखें, दिल्ली पुलिस का अपना ट्रेनिंग स्कूल है, और कई सारे इनके रिफ्रेशर कोर्सेज वगैरह अलग अलग ट्रेनिंग स्कूल में होते रहते हैं, और भी छोटे मोटे इनके ट्रेनिंग स्कूल है। पर हमारा इतनी बड़ी जेल होने के बावजूद हमारा कोई भी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है। मेरा इसमें ये सुझाव है कि हमें ट्रेनिंग स्कूल जो मैंडेट है प्रिजन एक्ट का, ठीक है, उसको जल्दी पूरा करना चाहिए। उससे देखें जो स्टाफ है हमारा, ये काम तो दिल्ली जेल प्रशासन को करना होगा। जो हमारा स्टाफ है, जो इस टाइम मैं बार बार कह रहा था, स्टाफ डिमोटिवेटेड है। जब उनको ट्रेनिंग मिलेगी, आप देखना उनमें कैसी स्फूर्ति आती है, जब उनको पता होगा कि कोई कांटी एजेंसी उसको कैसे फेस करना है, तो आप देखना उसमें नई स्फूर्ति आएगी, जेल फिर पहले की तरह जो है ठीक है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। सुनील गुप्ता जी, आपके लिए बहुत
अलग से शुक्रिया, क्योंकि आप स्पेशली हमारी रिक्वेस्ट पर आए हैं और आपने बहुत बारीकी से पूरा सिस्टम समझाया। किसी को कम समय मिला हो तो माफी चाहती हूँ, लेकिन हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है कि गैंग्स, सर समय है नहीं मेरे पास, मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन गैंग्स तो है और इन गैंगस्टर्स को रखना है। और कहां पर फेलियर हो रहे हैं, इनपुट्स शेयर हो नहीं पा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन की कमी है, सेंटर स्टेट को साथ बैठना होगा, बड़े ऑफिसर्स को लेकर कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। बिना कोऑर्डिनेशन तो आप गैंगस्टर से नहीं निपट सकते, ये इस चर्चा में साफ हो गया। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं न जाएगा।